हेलो दोस्तों, और कैसे आप सब। मैं हूं हुसैन, इस चैनल का होस्ट और आपको दोस्तों जैसे कि आप सबको मालूम है कि टर्म 2 का जो सैम्पल पेपर है वो आ गया है। और पार्ट ए बी सी जो उर्दू कोर्स बी में दिया हुआ है जान पहचान में, वो आपको मालूम है। ए पार्ट में जो है वो है आपका सीन और अनसीन पैसेज, 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का पार्ट ए में है। पार्ट बी में आपका 18 मार्क्स का है और पार्ट सी में आपका जो है वो 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे बी से। पार्ट बी और पार्ट सी में ले रहा हूँ क्योंकि पार्ट ए जो है वो सीन और अनसीन पैसेज है, जिसे आप देख के खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पार्ट बी में हम लोग देखते हैं 18 मार्क्स का। इसमें आपको सिर्फ 6 क्वेश्चंस लिखने हैं, 6 क्वेश्चन सिर्फ करने हैं आपको, जो कि 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, इस्म किसे कहते हैं, मिसाल भी दीजिए। इस्म मतलब नाउन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। ठीक है, देखें, किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इस्म कहते हैं। ठीक है, मिसाल दे देंगे, अहमद, दिल्ली, पेन। ठीक है, देखें, किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इस्म कहते हैं। तो शख्स जो हो गया वो क्या हो गया, अहमद हो गया। जगह क्या हो गई, दिल्ली हो गई, एक्सेट्रा। आप कुछ भी दे सकते हो, आगरा दे सकते हो और लखनऊ दे सकते हो, एक्सेट्रा कोई भी जगह दे सकते हो। और चीज़ कोई भी दे सकते हो, पेन दे सकते हो, कुर्सी दे सकते हो, मेज़ दे सकते हो, एक्सेट्रा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है फ्रेंड्स, देखें, मक्ता किसे कहते हैं, मिसालों के जरिए वाजे कीजिए। ठीक है, यानी आपको मक्ते की तारीफ बताना है कि मक्ता किसे कहते हैं और एक मिसाल देना है उसकी। ठीक है, तो देखें आंसर इसका, गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आंसर, ये इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मिसाल यानी एग्जाम्पल देना है, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो देखें, पहले आप लोग ऐसे लिखेंगे इसका आंसर, उसके बाद नीचे लिखेंगे आप लोग मिसाल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रही है, मिसाल के जरिए देना है ना, तो मिसाल आप यहाँ पे लेंगे तो वो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मिसाल देने के बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आप मक्ता, एक कोई शायर का जो है वो मक्ता कोई सा भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया, मीर उन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। ठीक है, तो ये मीर यानी मीर तकी मीर का शेर है। ये देखें, मीर जो है ये तखल्लुस है, ये तखल्लुस मीर का है, यानी मीर ने मक्ता जो दिया है वो अपना नाम दिया हुआ है मक्ते में। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला दे सकते हैं, या और आप लोग जो आपको आपकी बुक में जो है वो बुक में भी दे सकते हो। अब जैसे मैंने एक और दिया है, देखें, ये देखें, दूसरी मिसाल भी आप लोग दे सकते हैं, जैसे काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग मिसाल दे सकते हैं मक्ते की। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है कि मुहावरों के माने लिखते हुए उनका जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी आइडम्स, मुहावरे जो होते हैं उसको आप जो है उसका माने भी लिखिए और उसको फिर एक सेंटेंस में जो है वो लिखिए। ठीक है, तो चलें देखते हैं। ठीक है, पहला इन्होंने दिया हुआ है, क्या पहला दिया इन्होंने, 9 2 11 होना। 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना, गायब हो जाना या तेजी से निकल जाना। ठीक है, आप इतने बहुत सारे मत लिखिएगा, वहां पे सिर्फ आप बस खाली कोई एक इनमें से लिख दीजिएगा। ठीक है, अब ये तो हमने इसकी मीनिंग बता दिया कि 9 2 11 होना जो होता है उसका क्या मतलब होता है। अब इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। देखें फ्रेंड्स, एक शैतान बच्चा स्कूल की घंटी बजाकर 9 2 11 हो गया। ठीक है, या ये लिखेंगे आप सेंटेंस में, या आप लोग दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं कि चोर पुलिस को आता देख 9 2 11 हो गया। देखें फ्रेंड्स, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ एक मीनिंग और एक सेंटेंस लिखेंगे। ज़्यादा अगर आप लोग लिखने जाओगे तो वहाँ पे आपको मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे हो सकता है कि कट हो सकते हैं। ठीक है, और आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ही लिखिएगा आप लोग। ठीक है, दूसरा हमारा दिया हुआ है ईद का चांद होना। ठीक है, ईद का चांद होने का मतलब होता है कम दिखाई देना या बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ठीक है, या बहुत कम नजर आना। ठीक है, कुछ भी आप लोग दे सकते हो, इनमें से कोई एक मीनिंग जो है आप इसकी दे देंगे। ठीक है, अब इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं आइए देखते हैं। देखें, अहमद
तो ईद का चांद हो गया, दिखाई ही नहीं पड़ता। या ये सेंटेंस लिखे आप या ये सेंटेंस लिखे, अरे यार तुम तो ईद का चांद हो गए, नज़र ही नहीं आते। यानी बहुत दिनों के बाद जब भी कोई फ्रेंड्स आपसे मिलता है तो आप बोलते हो ना, अरे कहाँ हो यार, नज़र ही नहीं आ रहे हो आजकल। तो आप उसको ऐसे बोल सकते हो, अरे यार तुम तो ईद का चांद हो गए, नज़र ही नहीं आ रहे हो। नेक्स्ट दिया है फ्रेंड्स, आंखों का तारा होना। आंखों का तारा मतलब, आंखों का तारा होने का मतलब होता है बहुत प्यारा होना, लाडला होना, या सबका चहीता होना। इसका मतलब होता है आंखों का तारा होना। अब आइए इसको सेंटेंस में कैसे लिखते हैं देखते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, घर का सबसे छोटा बच्चा पूरे परिवार की आंखों का तारा होता है। ठीक है, यानी हम लोग सभी जानते हैं कि जो सबसे छोटा बच्चा अगर घर में होता है तो सभी का वो प्यारा होता है ना। या ये लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं कि इकलौता बच्चा हमेशा अपने वालिदैन यानी अपने माँ बाप की आंखों का तारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप लोग सोचते हो कि जो यहाँ पे सेंटेंस दिया है ना, सेम एज इट इज़ जो है वो सेंटेंस में आना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। हाँ, आपका जो मतलब हो, मीनिंग हो, वो आपसे इसी से रिलेट होना चाहिए, लेकिन होना है तो ज़रूरी नहीं कि लास्ट में आपको होना ही आए। ठीक है, आंखों का तारा होता है, ठीक है, ये आ सकता है। ठीक है, तो उस पर आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत हुआ करिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मीनिंग के अपोजिट ही जाके आप लोग लिख दो। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है शेर की तारीफ लिखिए। ठीक है, तो शेर की तारीफ में, शेर किसे कहते हैं फ्रेंड्स, देखें पहला ये दो लाइनें होती हैं, जब दो लाइन मिलती है तो एक शेर बनता है। ठीक है, यानी शेर के दोनों सुतूर के मिलने पर एक शेर मुकम्मल कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसकी तारीफ में क्या बोल सकते हैं आप लोग कि शेर का लग़वी मानने जानना है या हकीकत से आगाह करना है। ठीक है, या ठीक है, आगे देखें, शेर वो कलाम है जिसमें लफ्ज़ों की एक ऐसी ख़ास तरतीब हो जिसमें मौजूनियत हो और उसमें नगमगी, आहंग और असर पैदा हो जाए। ठीक है, उसे शेर कहते हैं। ठीक है, यानी इसे इजी लैंग्वेज में आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि जैसे नस्र होती है ना, जो प्रोज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यानी ज़बानी बोलते हैं, है ना। लेकिन शायरी में क्या होता है, शायरी में इशारे किनाये में बात जो होती है वो बात को, यानी बात को वाज़े तौर पर नहीं बताना पड़ता है हमको, यानी बात को इशारे और किनाये में बताते हैं। लेकिन नसर जो होती है उसमें क्या है, रवानी के तौर पर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन शायरी में ऐसा नहीं होता है। शायरी में क्या होता है कि इशारे और किनाये जो होते हैं उसमें मौजू जो उसके होते हैं ना, वो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शेर आप लोग देख लें, सफ़र तन्हा नहीं करते, सुनो ऐसा नहीं करते। ठीक है, तो ये देखें, ये दोनों शेर जो है इस एक शेर में पूरी बात इसमें वाजे कर दी है। क्या ये कहना चाह रहा है, ये अपनी बात को जो है किस में कह रहा है, इशारों में कह रहे हैं। यानी खुल के नहीं बोला उन्होंने, किस में बोला है, इशारों में बोला है। अब सामने वाला जो शायर होगा वो समझ जाएगा कि बात क्या कहने की इसमें कोशिश की है। फ्रेंड्स देखिए, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें आपको लॉन्ग आंसर देने ही पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिर्ज़ा गालिब का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए, यानी बायोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्ले लिस्ट आपके मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, जो शायरों के मैंने 2-3 शायरों की बायोग्राफी दी हुई है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मिर्ज़ा गालिब ही आपका आए, हो सकता है इकबाल के बारे में पूछ ले, हो सकता है कि एक्सेट्रा जो अदर्स आपके शायर हैं उनके उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग उस पर जाके एक बार ज़रूर चेक करें। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि इकबाल की नज़्म पहाड़ और गिलहरी से हमें क्या नसीहत मिलती है। तो चलें इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, नज़्म पहाड़ और गिलहरी से हमें यह नसीहत मिलती है कि दुनिया में कोई चीज़ छोटी बड़ी और बेकार नहीं है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी जगह पर अहमियत है, इसलिए हमको अपनी किसी भी खूबी पर गुरूर नहीं करना चाहिए और किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, यानी नज़्म पहाड़ और गिलहरी से हमको यही नसीहत मिलती है कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो छोटी और बड़ी नहीं होती है ना, और हर शख्स की अपनी जगह पर एक अहमियत होती है
हर यानी खुदा ने हर इंसान को कोई ना कोई खूबी दी है, और हो सकता है कि जो खूबी किसी और के पास हो वो हमारे पास ना हो। इसलिए हमें अपनी खूबी पर जो है वो नाज और गुरूर घमंड नहीं करना चाहिए, और किसी दूसरे को जो है वो कमतर नहीं समझना चाहिए, यानी अपने से कम नहीं समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा आता है अल्फाज की जमा बताइए। ठीक है, तो फलक, फलक का होगा अफलाक, फिक्र का होगा अफकार, और जिक्र का होगा अस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है इसमें 10th क्वेश्चन की रतन सिंह का तारुफ कराते हुए उनकी मशहूर तसनीफात का जिक्र कीजिए। तो चलें देखते हैं। ठीक है, देखें आंसर। रतन सिंह 1927 यानी 1927 को सियालकोट में पैदा हुए। रतन सिंह ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की, यानी मैट्रिक बोलते हैं हाई स्कूल, 10th SLC जिसका आप लोग अभी एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, तो रतन सिंह ने जो थी वो मैट्रिक तक तालीम हासिल की, यानी हाई स्कूल तक 10th तक तालीम अपनी हासिल की थी। तकसीम वतन के बाद रतन सिंह हिंदुस्तान चले आए। तकसीम वतन मतलब वतन का जब बंटवारा हो गया ना, तो उसके बाद जो था रतन सिंह जो थे वो हिंदुस्तान चले आए, और 1962 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम हो गए, यानी ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी करने लगे। ठीक है, रतन सिंह को शुरू से अफसाना निगारी का बहुत शौक था, यानी बचपन से ही वो अफसाने निगारी का उनको बहुत ही ज़्यादा शौक था, और बचपन से ही कहानियाँ लिखने लगे थे, यानी अपने बचपन के वक्त से ही उन्होंने कहानी लिखना शुरू कर दिया था। काठ का घोड़ा, पहली आवाज़ वगैरह उनके मशहूर अफसाने हैं। सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो पॉज हो गई थी शायद। काठ का घोड़ा, पिंजरे का आदमी, पहली आवाज़ वगैरह उनके मशहूर अफसाने हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आप तसनीफ़ात के अंदर ही आ गया। काठ का घोड़ा, पिंजरे का आदमी और पहली आवाज़ वगैरह इनकी तसनीफ़ात जो हैं वो आ गई, और ये यहाँ पे आपने इसका मुख्तसरता इनका तारुफ पेश कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा बना है कि साहिर लुधियानवी की नज़्म ऐ शरीफ इंसानों की रोशनी में जंग के नुकसानात पर एक नोट लिखना है आपको। ठीक है, यानी जंग के क्या क्या नुकसान, जंग से क्या क्या नुकसान होते हैं, वो ऐ शरीफ इंसानों में जो बातें बताई गई हैं वो आपको लिखनी है। तो देखें फ्रेंड्स, जंग करने से हमें और दूसरों को बहुत नुकसान होता है, जैसे कि आइनों में दुश्मनी पैदा हो जाती है, अपने पराये हो जाते हैं, इंसानियत ख़त्म हो जाती है, और लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। आगे देखें फ्रेंड्स, पूरा मुल्क तबाह व बर्बाद हो जाता है। आप तबाह खाली भी लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, पूरा मुल्क तबाह हो जाता है, हर जगह खून ही खून नज़र आता है। इन सब का बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। जंग के बाद घर बार तबाह व बर्बाद हो जाते हैं, कारोबार घाटे में चला जाता है, सुकून नाम की चीज़ ख़त्म हो जाती है, बच्चे यतीम और औरतें बेवा हो जाती हैं। 12th क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमारा दिया है कि मंदरजा झेल अल्फाज के जिन्स बताइए। ठीक है, तो दौलत मुअन्नस है, ख़त मुज़क्कर है, और नाम जो है वो मुज़क्कर है। ठीक है, क्योंकि जैसा हम लोग बोलते हैं दौलत आती है जाती है ना, आती और जाती, मतलब ये यहाँ पे आया है आती का मतलब क्या हो गया, ये मुअन्नस हो गया। ठीक है, आता अगर होता तो क्या हो जाता, मुज़क्कर हो जाता। ख़त लिखा जाता है, आपका नाम क्या है, या मेरा नाम ये है, तो मेरा आ गया तो क्या हो जाएगा, ये मुज़क्कर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स हम लोग आ गए पार्ट सी में। पार्ट बी हम लोग का जो था वो कंप्लीट हो गया था, और पार्ट सी में जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें 6 क्वेश्चन इसमें भी आपको करने हैं, और 6 2 12 हो जाएगा। 12 ये 18 वो हो गया 30, और पार्ट ए में 10 मार्क्स 30 प्लस 10 इज 40। ओके, तो 13th क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि साहिर लुधियानवी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। तो साहिर लुधियानवी का पहला जो शेरी मजमुआ था वो क्या था, तलखियाँ था। ठीक है,
साहिर लुधियानवी का पहला शेरी मजमूआ कौन सा था? तलखियाँ था। फ्रेंड्स ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग सिर्फ तलखियाँ मत लिखिएगा, पूरा क्वेश्चन जो है आपका वो उस सिरे से जाइएगा और जो लास्ट में कौन जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे आप लोग तलखियाँ लिख सकते हैं, या आप लोग ऐसा लिख सकते हैं कि तलखियाँ साहिर लुधियानवी का पहला शायरी मजमुआ था। ओके, नेक्स्ट, निसाब में शामिल आदमी की कहानी किसका मजमून है? ठीक है, तो निसाब में शामिल आदमी की कहानी, जो आंसर आपका है, आंसर यहाँ पे लिखिएगा, का मजमून है। ठीक है, ये देखें मोहम्मद मुजीब, तो आप लोग क्या लिखेंगे? निसाब में शामिल आदमी की कहानी मोहम्मद मुजीब का मजमून है। ठीक है, या मोहम्मद मुजीब आदमी की कहानी को, आदमी की कहानी मजमून मोहम्मद मुजीब ने लिखा है, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है मोहम्मद मुजीब के ड्रामों के नाम लिखिए, यानी जो उन्होंने ड्रामे लिखे हैं उनके नाम लिखना है। तो उनके कौन कौन से ड्रामे थे फ्रेंड्स? देखें, अंजाम, आजमाइश, खेती, खाना जंगी। ठीक है, और बहुत सारे इनके ड्रामे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन बना है कि मिर्ज़ा गालिब की गज़ल का मतलब लिखिए, यानी मिर्ज़ा गालिब की जो गज़ल आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है उसका मतलब लिखना है आपको। ठीक है, तो मतलब है उनका, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ठीक है, यह है हमारा मतला। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है मिर्ज़ा गालिब के कलाम की 2 खुसूसियात तहरीर कीजिए। तो मिर्ज़ा गालिब की जो कलाम की खुसूसियत है वो बहुत सारी हैं, जिनमें से आप लोग लिख सकते हैं तंज़ो मज़ा, ख़याल की बुलंदी, मज़मून आफरीनी, मुश्किल पसंदी, शगुफ्तगी इजहार, मानीदार पहलू। ठीक है, इनमें से कोई 2 आप लिखें, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? 2 पूछ रहा है। अगर आप 2 लिखेंगे तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, और अगर उससे ज़्यादा लिखेंगे आप तो भी उतने ही मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो इससे अच्छा यही है कि आप सिर्फ 2 ही लिखें, जितना आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आप आंसर दें। मैंने ये सिर्फ आपको इसलिए बता दिया क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पे आपको कोई 2 ना समझ में आए, तो इनमें से जब भी आप लोग रीडिंग करोगे ना इसकी, तो हो सकता है कि आपका माइंड में वहाँ पे क्लिक हो जाए और आप एग्ज़ाम में लिख सको। ठीक है, तो जो आपको आसान लगे वो आप लोग यहाँ पे देख लो इनमें से, और वहाँ पे पुट कर दो एग्ज़ाम में। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बना है कि हबीब तनवीर के ड्रामों के नाम लिखिए। देखिए हबीब तनवीर ने भी बहुत सारे ड्रामे लिखे हैं, तो चलें देख लेते हैं। देखें, आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी, जहरीली हवा, शतरंज के मोहरे, इंद्र लोक सभा, चरणदास चोर, और मेरे बाद, वगैरह वगैरह बहुत सारे ड्रामे उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, तो इनमें से जो भी आपको पसंद है वो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी लास्ट में शायद आया था, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो सभी जानते हैं हम लोग रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बना है कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें मैंने आपको डेट भी दे दी है कि कब उनकी पैदाइश हुई। तो हो सकता है कि यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई, लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको चेंज करके वो पूछ सकता है कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई। ठीक है, तो अल्लामा इकबाल की पैदाइश जो थी वो 9 नवंबर 1877, यानी 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट पंजाब में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बना है कि अल्लामा इकबाल की बच्चों के लिए लिखी गई 2 नज़मों के नाम लिखिए। तो 2 नज़मों के नाम आपको खाली लिखने, जैसे पहले एक नज़म तो आपकी टेक्स्ट बुक में ही है, पहाड़ और गिलहरी, जुगनू, बच्चे की दुआ, कौमी तराना, हमदर्दी, माँ का ख्वाब, परिंदे की फरियाद। ठीक है, इनमें से कोई 2 आप लोग लिख सकते हो। ये इजी है, पहाड़ और गिलहरी, जुगनू, बच्चे की दुआ, कौमी तराना, माँ का ख्वाब, परिंदे की फरियाद। ठीक है, कोई भी 2 आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बना है, इसमें देखें, साहिर लुधियानवी का असल नाम तहरीर कीजिए, यानी ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या है। तो साहिर लुधियानवी का असल नाम जो था वो था अब्दुल हई। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस चक्कर में मत जाइएगा कि यही क्वेश्चन पेपर आपका फाइनल टर्म में आएगा,
ये एक सैम्पल पेपर है, हाँ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे साहिर लुधियानी भी दिया है, तो हो सकता है आपसे पूछ सकता है कि प्रेमचंद का असल नाम क्या है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग तैयारी करिएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी आपके अपने के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो उन तक ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए बहुत ही जल्द आपके साथ इसके और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत ही जल्द आपके सामने मैं लाऊंगा। तब तक वेट कीजिए, बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।